शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं श्वेता द्विवेदी डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस बिंदु पर बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वह है पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन। यहाँ पर हम आकलन और मूल्यांकन की विशेषता और महत्व की बात करेंगे और उसके पश्चात अधिगम केंद्रित मूल्यांकन की बात करेंगे। तो आइए आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। जो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे पहले आकलन और मूल्यांकन के अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। उसके पश्चात पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन और मूल्यांकन की विशेषता को देखेंगे। तत्पश्चात पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन और मूल्यांकन के महत्व की बात करेंगे और फिर अधिगम केंद्रित मूल्यांकन पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि आकलन क्या है। तो आकलन हम बोलचाल की भाषा में जो आंकना बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ है। और अगर हम पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम में, विद्यालयी परिवेश में देखें तो आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी द्वारा उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। परिभाषा को देखें तो यह कह सकते हैं कि आकलन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की संप्राप्ति को मापने के लिए बनाई जाती है उस स्थिति में जबकि शैक्षिक कार्यक्रम हुए हों। इसका मुख्य कार्य ये मालूम करना है कि कार्यक्रम के उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं, यानी कि जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, जो हुए हैं, उनसे जो जुड़े हुए शैक्षिक उद्देश्य थे वो कहाँ तक विद्यार्थियों ने प्राप्त कर लिए हैं। अब आते हैं मूल्यांकन पे। तो मूल्यांकन जैसा शब्द है कि हम जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। तो यह मूल्यांकन जो है वह किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के मूल्य, संख्या या प्रदर्शन के बारे में फैसले करने पर केंद्रित है। किसी क्षेत्र में व्यक्ति के प्रदर्शन का क्या स्तर है और यह जो स्तर है वह कैसा है के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। यदि हम मूल्यांकन को और विस्तृत रूप में परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन मानकों के एक सेट द्वारा नियंत्रित मानदंडों का उपयोग करते हुए योग्यता, मूल्य और महत्व का एक व्यवस्थित निर्धारण है। इसका प्रयोग निर्णय लेने के लिए, किसी कार्यक्रम के उद्देश्यों या शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर पता करने के लिए किया जाता है जब कार्यक्रम या पाठ्यक्रम जो हैं वह पूरे हो चुके हों। तो हम समझ सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है, जहां पर आकलन जो है एक निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यचर्या में अधिगम एवं मूल्यांकन किस तरह से हैं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग किस तरह से हैं। तो हम आकलन और मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग करके नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं और ये निरंतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलते रहते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है और इसके द्वारा हम विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जान पाते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में जो आकलन और मूल्यांकन यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आकलन और मूल्यांकन की यह प्रक्रिया जो है वह निदानात्मक और मार्गदर्शन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। साथ ही जो आकलन है वह सतत होता है। तो यह कहा जा सकता है कि यह जो आकलन है वह अधिगम के साथ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ लगातार चलती रहती है और इस प्रकार अधिगम के साथ और अधिगम की भांति आकलन और मूल्यांकन भी जो हैं वो हमेशा चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। साथ ही जो आकलन और मूल्यांकन है यह प्रक्रिया है जो बहुत ही व्यापक होती है और इसमें मात्र शिक्षक
और छात्र ही शामिल नहीं होते, बल्कि जो उसके साथी हैं, विद्यार्थी के, शिक्षार्थी के जो साथी हैं, अध्यापक हैं, अन्य अध्यापक हैं, यह प्रक्रिया जो है उनको भी शामिल करती है। जो निर्माणात्मक आकलन हम जिसकी बात करते हैं, वह अधिगम में आने वाली रुकावटों को पहचानने में और इसके साथ ही उसी समय उसमें सुधार करने में अध्यापक की सहायता करता है। आकलन और मूल्यांकन जो हैं वह शिक्षकों को आकलन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम करते हैं, यानी कि कहाँ पे समस्या आ रही है और उनको अपने अध्यापन में क्या परिवर्तन लाना है, उन्हें किस तरह से उसको समायोजित करना है, इसमें उनकी सहायता करते हैं। यह उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी सहायक होती है। इसके साथ ही शैक्षिक कार्य के प्रति प्रतिक्रिया के विषय में हम सूचनाएं हमें एकत्रित करने में, उन सूचनाओं को रिकॉर्ड करने में तथा उसको सूचनाओं को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सके, इसका कार्य भी करती है। आकलन विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को जानने के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर भी देता है और इसके साथ ही वह विद्यार्थियों को आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करता है। अब हम विशेषता के बाद आते हैं मूल्यांकन के और आकलन के महत्व पर कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो जैसा हमने परिभाषा के साथ ही देखा, और जो यह आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अविभाजित अंग है और यह विद्यार्थियों को पढ़ने की ओर, विद्यार्थियों को अध्ययन करने की ओर अग्रसित करता है। साथ ही यह मात्र विद्यार्थियों को ही नहीं पृष्ठपोषण देता है, उनको अध्ययन की ओर ही नहीं अग्रसित करता है, बल्कि यह शिक्षक की कुशलता और शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जा रही हैं कक्षा में, उन विधियों का भी आकलन करने में सहायक होते हैं। साथ ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी हमारे कक्षा के उद्देश्य होते हैं, ये सामान्य उद्देश्य कुछ होते हैं, कुछ हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। आकलन और मूल्यांकन उन सामान्य उद्देश्यों और उन विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। साथ ही यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर कोई समस्यात्मक क्षेत्र है तो उस समस्यात्मक क्षेत्र की पहचान करने में आकलन और मूल्यांकन से सहायता मिलती है। और इस समस्यात्मक क्षेत्र के साथ ही विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं अधिगम संबंधी, इन कठिनाइयों का भी पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में मदद करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थी किन तरह की सीखने संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। साथ ही जो विषय से संबंधित नए अधिगम अनुभव हैं, उनकी तैयारी के लिए सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षकों को यह पता चल जाता है इनके द्वारा कि उन्हें अब किन नए अधिगम अनुभवों को विद्यार्थियों को देना है। साथ ही हमारी कक्षा में विभिन्न स्तर के, विभिन्न मानसिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कुछ अलग उद्देश्यों की प्राप्ति कर चुके होते हैं। तो इस संबंध में कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए कक्षा में विद्यार्थियों का समूह बनाने में आकलन और मूल्यांकन मदद करते हैं। विद्यार्थी और पर्यावरण के बीच में एक अंतर संबंध है, ये हम सब जानते हैं, पर अंतर संबंध किस सीमा तक स्थापित हुआ है, इस सीमा का निर्धारण करने में आकलन और मूल्यांकन जो है हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए आकलन और मूल्यांकन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन में। साथ ही अगर कुछ उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति नहीं हुई है, उनकी पूर्ति में कुछ खाली स्थान आ गया है, तो उन खाली स्थानों की पहचान कर उसके लिए क्या आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें भी सहायता करते हैं। विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रगति होती है वो कहीं पर मात्रात्मक होती है कुछ रूपों में, और कुछ रूप में गुणात्मक रूप में होती है। तो आकलन और मूल्यांकन के द्वारा अधिगम प्रगति को मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप में
समझा जा सकता है। इसके पश्चात यह आकलन और मूल्यांकन विद्यार्थी में या बच्चे में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ है और वह व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है या नहीं, इन व्यवहारों की, परिवर्तित व्यवहारों की जांच करते हैं और आचरण परिवर्तन की जांच करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में यह मदद करते हैं, यह सहायक होते हैं और प्रगति रिपोर्ट के साथ शैक्षिक प्रगति में भी यह सहायक होते हैं। तो अब तक हमने बात की कि आकलन और मूल्यांकन की विशेषता क्या है और उनका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं अधिगम केंद्रित मूल्यांकन की। तो अधिगम केंद्रित मूल्यांकन, जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह सीखने पर केंद्रित मूल्यांकन है। हमारा पहले का जो मूल्यांकन है, जो हमारा परंपरागत है, वह अधिगम केंद्रित न होकर, शिक्षार्थी केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित रहा है। तो यह शिक्षक केंद्रित जो हमारा मूल्यांकन है उससे बिल्कुल अलग अधिगम पे केंद्रित होता है और इसमें रटकर परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से यह नहीं है, बल्कि इसमें सीखने के परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है कि विद्यार्थी जो है वह कितना सीखा है, यानी कि शिक्षा से संबंधित किन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यार्थी द्वारा हुई है। हम इसके बारे में अब विस्तार से बात करेंगे कि अधिगम केंद्रित मूल्यांकन किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें विद्यार्थी के नए व्यवहार या ज्ञान की तुलना उसके पूर्व व्यवहार या ज्ञान से किया जाना चाहिए, यानी कि हम इसमें कसौटी संदर्भित जो है हमारा, हम उस पर कार्य करें, न कि मानक संदर्भित मूल्यांकन पर काम करें। यहाँ पे जो विद्यार्थी ने नया ज्ञान लिया है, यह इसकी तुलना हम अन्य विद्यार्थियों के साथ न करें कि अगले विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया है, बल्कि विद्यार्थी ने पूर्व में कितना ज्ञान प्राप्त किया था, उसने किन उद्देश्यों की प्राप्ति की थी, हम उसके नए व्यवहार, नए ज्ञान की तुलना उसके पूर्व में अर्जित किए ज्ञान से करेंगे। तो हम इसे अधिगम केंद्रित मूल्यांकन कहेंगे। यह अधिगम केंद्रित मूल्यांकन होता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी ने कितना सीखा है, हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके अलावा ज्ञान स्तर के प्रश्नों के स्थान पर अगर हम समझ और अनुप्रयोग और इससे उच्च स्तर की मानसिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्नों का समावेश करें और इसके साथ ही हम विद्यार्थियों में इन प्रश्नों के माध्यम से, जब विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो विद्यार्थियों में तर्कशीलता, उनकी सृजनात्मकता और आलोचनात्मकता बढ़ेगी। तो हमें अपने प्रश्न पत्र में ज्ञान स्तर के प्रश्न के स्थान पर अनुप्रयोग, कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न रखने चाहिए। हमें विद्यार्थियों का क्रमबद्ध तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए और इसमें सर्वप्रथम हमें निर्माणात्मक आकलन करना चाहिए और इसके पश्चात समस्या ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थी द्वारा अगर कुछ अधिगम उद्देश्य नहीं प्राप्त किए गए हैं तो हमें इसके लिए नैदानिक आकलन करना चाहिए। और समस्या का जब क्षेत्र हमें पता चल जाए तो उसके बाद हमें शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम विशेष बच्चे की विशेष समस्या को देख सकें और उसके समस्या का समाधान कर सकें कि विद्यार्थी ने किस कारण से नहीं सीखा है, हम बच्चे की समस्या को एड्रेस कर सकें। इसके पश्चात विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर के आकलन के लिए व्यक्ति अध्ययन का प्रयोग करते हुए स्थिति विशेष से संबंधित समस्या देना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि समस्या के हल के लिए विद्यार्थी क्या सुझाव देते हैं। यानी कि हम विद्यार्थी को एक स्पेसिफिक सिचुएशन दें, एक केस स्टडी दें और हम बच्चे से पूछें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस निश्चित समस्या के अंतर्गत वह क्या समाधान दे सकते हैं और इस तरह से बच्चे का अधिगम केंद्रित मूल्यांकन किया जा सकता है। और विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए एक से अधिक आकलन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही जो हमारा आकलन है वह सतत होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों, इस प्रकार से आज हमने देखा कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन
की विशेषता क्या है और पर्यावरण अध्ययन में आकलन और मूल्यांकन का महत्व क्या है। साथ ही यह भी जाना कि अधिगम केंद्रित मूल्यांकन क्या है और हम कक्षा में अधिगम केंद्रित मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स
जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहाँ क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है। मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई। 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे। बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरेंद्र की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है।
बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ, अरे अब मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार, वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी। इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, पेट ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नास पीटे, अरे तू चला जा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे अरे ओ सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।